हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक मैं नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो कि यहां पर एमपीपीएससी की जो मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस है उसमें मदद करेगा। इस वीडियो के माध्यम से और आने वाली अन्य वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने ऐसे टॉपिक्स कवर करूंगा जो कि हमारे वर्तमान परिदृश्य में बने हुए हैं। और ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि मेंस की राइटिंग में मदद कर सकते हैं और मेंस में इसके सवाल आ सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को हम किस प्रकार से फ्रेमिंग करना है, किस प्रकार से लिखना है, कौन से डेटा कहाँ यूज़ करना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य अपलोड हो जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हफ्ते में कम से कम 3 से 4 वीडियो इस तरीके के अपलोड किए जाए जो कि मेंस की आंसर राइटिंग में मदद कर सके। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मेरे द्वारा 300 से ज़्यादा वीडियो डिज़ाइन किए हुए हैं, 29 कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं। उन सारे अनुभवों के आधार पर ये जो वीडियो रहेंगे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए और आने वाले अन्य वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग उसे देख सके। और मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो वीडियो रहते हैं इनकी स्पीड को आप बढ़ाकर सुना करिए ताकि आप लोगों को मदद कर सके, आपके समय को बचा सके। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेपर जीएस पेपर 3 है उससे रिलेटेड है एमपीपीएससी के। तो प्रश्न क्या रहेगा? तो प्रश्न ये रहेगा कि कोविड, जैसे कि आपने नाम सुना होगा COVID, कोविड-19 या कोरोना वायरस क्या है, इसके लक्षणों पर चर्चा करते हुए बचाव के संभावित विकल्पों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न रहेगा। प्रश्न का जवाब किस प्रकार से लिखना है ये हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका परिदृश्य क्या होना चाहिए ये समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले आप संदर्भ समझें कि इसका संदर्भ क्या है इस क्वेश्चंस के आने के। तो देखिए, कोविड-19 वायरस आज भारत समेत दुनिया भर में स्वास्थ्य और जीवन के लिए गंभीर चुनौती बनकर खड़ा है। अब पूरी दुनिया में इसका असर भी दिखने लगा है। वैश्वीकरण के दौर में जहां आवागमन और संचार व्यवस्था सुगम हुई है, वहीं आपसी संपर्क बढ़ाने से पूरा विश्व किसी गंभीर बीमारी के प्रति सुभेद हो गया है। सुभेद हो गया मतलब एक दूसरे देशों से ये लिंक हो चुके हैं। यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लगभग 70 देशों में 95,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। यहाँ पे जो 95,000 की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, ये लगभग 1 लाख के आसपास हो चुकी है। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो इसके डाटा को आप उस समय देख लेंगे। फिर दुखद बात यह है कि पूरे विश्व में इस संक्रमण के लगभग 3,221 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये कब की है? जब मैं इसको मार्च के पहले वीक में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो जब आप इसका आंसर लिखने जाएंगे तो इसके डाटा को आप वेरीफाई कर लेंगे। जनसंख्या घनत्व, गरीबी और अशिक्षा जैसे कारकों के साथ भारत का अपर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा भारत को कोविड-19 के लिए अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी देखेंगे आप, जनसंख्या डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, गरीबी है, अशिक्षा है, तो लोगों को समझ नहीं है ज़्यादा। इसके साथ साथ भारत ने अब तक कोविड-19 के लगभग 28 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय अपने एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम मतलब इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोग्राम, जिसे IDSP कहा जाता है, नेटवर्क के माध्यम से उन लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रहा है जो उन 28 लोगों के संपर्क में आए हैं। चूँकि कोविड-19 का श्वसन आधारित एक वायरस है ये, इसलिए यह कुछ ही समय में फैल जाता है और महामारी में बदल सकता है ये। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है ये आप लोगों को थोड़ा सा परिदृश्य बताना पड़ेगा कि किस प्रकार की बीमारी है ये। तो अब यहाँ पर समझना ये होगा कि भारत सरकार किस किस तरीके का इस पर कार्य कर रही है, उसकी विश्लेषण करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को तो मैंने एक संदर्भ बता दिया किस प्रकार की बीमारी थी। अब हमें समझना होगा कि इसका पृष्ठभूमि क्या रहा है, इस पूरी की पूरी बीमारी का पृष्ठभूमि बताना पड़ेगा। तो देखिए, कोरोना वायरस, जिसे वर्तमान में कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, का प्रकोप सबसे पहले चाइना में आया। चाइना में ये 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुएई प्रांत के वुहान शहर में अज्ञात कारण से निमोनिया के मामलों में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया गया। तत्पश्चात विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। फिर शीघ्र ही इस बीमारी से चीन और दुनिया भर के बाकी हिस्सों में भी फैल गया। ये पहले क्या हुआ कि इसका नाम जो था SARS-CoV-2 नाम से जाना जाता था, मतलब इसका नाम प्रारंभ में ये रखा गया था। इसके बाद
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका जो नाम है COVID-19 के नाम से आधिकारिक नामकरण की पुष्टि करी इसकी। फिर यहाँ पर यह पाया जाता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब PCR टेस्ट COVID-19 वायरस के लिए पहला परीक्षण है जिसकी तहत से संदिग्ध रोगाणुओं या मतलब रोगियों का परीक्षण किया जाता है। तो इसके परीक्षण की जो तकनीक की बात की जाए तो वो आपको याद रखना है, उस तकनीक का नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट COVID-19, ये इसका नाम है। फिर इसके बाद देखिए, यदि इस टेस्ट में मतलब परिणाम जो है कि सकारात्मक आते हैं, मतलब उस व्यक्ति का ब्लड यदि पॉजिटिव आता है तो पुष्टि के लिए क्या होता है कि उसके नमूने को भारत के पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV को भेजा जाता है, जो कि वर्तमान में जीनोम अनुक्रमण करने वाली एकमात्र सरकारी प्रयोगशाला है। मतलब भारत में एकमात्र ऐसी प्रयोगशाला है जो कि वायरोलॉजी से रिलेटेड संबंध रखती है। फिर सबसे पहले फिर इसके बाद ये समझना होगा यहाँ पर कि क्या है COVID-19। तो COVID-19 को आपको परिभाषित करना पड़ेगा यहाँ पर। तो WHO के अनुसार जो डेफिनेशन वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो WHO के अनुसार COVID-19 में CO का तात्पर्य होता है कोरोना, जबकि VI का मतलब होता है यहाँ पर विषाणु या वायरस, और D का मतलब होता है डिसीज या मतलब बीमारी को, तथा संख्या इसके 19 का मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि 2019 की ये बीमारी है, पता लगाने के लिए वर्ष को चिन्हित करता है ये। फिर WHO द्वारा इसका नामकरण वैश्विक एजेंसी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन मतलब वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, द्वारा 2015 में जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत किया गया है। मतलब इसका नामकरण करने का जो पृष्ठभूमि है वो यहाँ पर कह सकते हैं कि एक WHO की एजेंसी है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और फिर दूसरा संस्था यहाँ पर खाद्य एवं कृषि संगठन, इसके द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है 2015 में, उसके आधार पर बीमारियों के नामकरण किया जाता है यदि वह बीमारी पशुजन्य होता है। तो ये वाली बीमारी जो है ये भी पशु पक्षियों के जन्य है ये। फिर इसके बाद ये चाइना में ही ऐसा सबसे पहले क्यों इतना ज़्यादा संख्या में हुआ, और इसके बाद इसके क्या परिदृश्य सामने आए, ये हमें समझना होगा, तो ये भी लिखना होगा। तो ये प्रश्न बन सकता है यहाँ पर, इसका जवाब इस प्रकार देंगे आप कि चीन क्यों है वायरस के प्रति अधिक संवेदनशील। तो देखिए, ऐसे स्थान जहां मनुष्यों और जानवरों में अनियमित रक्त और अन्य शारीरिक संपर्कों जैसे कि स्वास्थ्य संबंध स्थापित होता है, वहाँ पर इस वायरस का अधिक प्रसार होता है। मतलब जहाँ पे मनुष्य और इंसानों का ज़्यादा मिलना जुलना बना रहता है, उनके खून का ज़्यादा मिलना जुलना बना रहता है, वहाँ पर इस बीमारी के ज़्यादा फैलने की संभावना बन जाती है। चूँकि चीन के पशु बाजार ऐसे ही स्थानों के उदाहरण हैं जहाँ पशुओं और मनुष्यों में जो वायरस के संचरण के लिए अधिक संभावना बन जाती है वहाँ पर। फिर चीन के बाज़ारों में कई जानवरों का मांस बिकने के कारण ये बाज़ार मानव में वायरस की जो प्रायिकता है उसको बढ़ा देते हैं ये। इसीलिए यही कारण है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर कह सकते हैं कि कोरोना वायरस से इफ़ेक्टेड लोग पाए गए हैं। और ये जो परिवर्तन होता है, मतलब जो ये म्यूटेशंस की जो प्रक्रिया होती है, ये स्थिति जो उत्पन्न होती है, ये मानव समुदाय के लिए घातक सिद्ध हो सकती है, जो कि हम देखते रह रहे हैं कि कितने ज़्यादा संख्या में ये बढ़ गया है। फिर भारत के प्रति मतलब इस वायरस के प्रति भारत की क्या भागीदारी है, भारत इसको किस प्रकार से टेकल कर सकता है, बच सकता है, ये हमें देखना होगा। तो देखिए, दुनिया भर से आने वाले लोगों की जो संख्या है वो भारत में सबसे ज़्यादा है। मतलब भारत में बहुत ही ज़्यादा नंबर में लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि भारत में प्रति हवाई अड्डों की संख्या अगर बात करें तो यहाँ पर जो हॉट स्पॉट्स है, जो कि लगभग 17 के आसपास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जिनके माध्यम से यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, तो ये जो हॉट स्पॉट्स होते हैं यहाँ से आने वाले लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके संपर्क में आने से ये बीमारी हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो वीज़ा अराइवल की सिचुएशन है उसको यहाँ पर रोक दिया गया है। बहुत सारे देशों में जो सफ़र किए जाते थे उसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। फिर भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करता है, जो कि COVID-19 के प्रसार को तेज कर सकता है। फिर हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर लगे थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपकरण भी COVID-19 वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति उष्मायन अवधि मतलब इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान उसके लक्षण प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। फिर इसके बाद COVID-19 की जो जांच के लिए
मतलब जो जांच के लिए किया जा रहा है आणविक परीक्षण भी मतलब उसमें कह सकते हैं डाउटफुल है वो, क्योंकि इसके अधिकांश परिणाम गलत सामने आ रहे हैं। फिर इसके बाद भारत में भौतिक और मानवीय संसाधन के स्तर पर स्वास्थ्य अवसंरचना कह सकते हैं कि बहुत ही पर्याप्त नहीं है, वो अपर्याप्त की श्रेणी में आता है। फिर लोगों में स्वास्थ्य व स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अभाव है। इसीलिए देखते हैं होंगे कि आप कि बहुत जब हमारी स्वच्छता का रिपोर्ट आता है तो बहुत सारे शहरों के अच्छे रैंक आते हैं, बहुत सारे शहरों के अच्छे रैंक नहीं आते। तो स्वच्छता इसका बहुत बड़ा कारण हो रहता है बीमारियों के जन्य होने के। फिर यहाँ पे बात करना होगा कि इस वायरस के लक्षण क्या है। तो यदि हम वायरस के लक्षणों की बात करें तो इसके सामान्य लक्षणों में खांसी होता है, बुखार होता है और श्वसन क्रिया में रुकावट उत्पन्न हो जाती है, ऐसे इसमें लक्षण होते हैं। फिर वहीं गंभीर संक्रमण में निमोनिया हो जाता है, किडनी का फेल होना हो जाता है, उसी के बाद मृत्यु हो जाती है मनुष्य की। फिर इस संक्रमण के रोकने हेतु उपाय क्या हो सकते हैं? तो इस संक्रमण के रोकने के लिए सबसे उपायों की बात करें, अच्छे उपायों की, तो इसमें कच्चे या अधपके पशु उत्पादों के सेवन से बचना है। यदि बुखार, खांसी और सांस लेने में कोई तकलीफ होता है, कोई कठिनाई होती है, तो जल्दी से चिकित्सकों के से संपर्क करना होगा और अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ पिछली यात्रा के बारे में जानकारी साझी करनी पड़ेगी। मतलब यदि आपको इस तरीके की कोई भी सिम्टम्स आप में मिलते हैं किसी व्यक्ति में, तो उसको डायरेक्ट चिकित्सक के पास जाना है और उससे बताना है कि वह किन किन व्यक्तियों के संपर्क में आया था उस डॉक्टर के आने से पहले तक। तो ये सारी उसे जानकारी साझा करनी पड़ेगी। फिर बुखार और खांसी से प्रभावित किसी भी व्यक्ति के निकट संपर्क से बचना है। यहाँ पर छींकते या खांसते समय मुंह और नाक को ढकना होगा। यहाँ पर अल्कोहल आधारित साबुन और पानी का उपयोग करके हाथ साफ करना होगा। सभी लोगों को भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना होगा। यहाँ पर जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यदि वहाँ पर आप जाते हैं तो आपको बाकायदा अपने मुंह को ढकना होगा, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा होता है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता होगा। तो इन सारी चीज़ों को समझना होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या यह वायरस महामारी का रूप ले सकता होगा? तो यहाँ पर समझना होगा कि महामारी क्या होता है। अगर 3 नंबर में सवाल आ जाता है कि महामारी, किसी भी बीमारी का महामारी क्या होता है, तो उसे समझना होगा, उसे लिखना होगा आपको। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या होता है कि कोई भी बीमारी को यहाँ पर महामारी है या नहीं है घोषित करने का अधिकार होता है। तो हालांकि जो ये बीमारी है अभी कोरोना वायरस, इसको यहाँ पर कोविड-19 को महामारी घोषित नहीं किया गया है। WHO क्या कहता है कि WHO के अनुसार यदि कोई बीमारी जो पूरे विश्व में फैल जाती है, तभी उस बीमारी को यहाँ पर महामारी के अंतर्गत रखा जाता है। चूँकि ये बीमारी अभी तक 70 देशों में फैली है, पर जिस तरह से यह बीमारी चीन से बाहर भी अन्य देशों में फैल रहा है, लगभग 70 देशों में फैल चुका है, तो निश्चित यह एक चिंता का विषय है। चूँकि यह बीमारी कमज़ोर इम्यून सिस्टम, मतलब जिसकी प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमज़ोर होता है, जैसे कि बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, को आसानी से अपना शिकार बनाता है। इसलिए इससे घबराने की जगह इससे बचाव किया जाना ही बेहतर इसका विकल्प है। फिर इसके बाद इस बीमारी से बचा जा सकता है बाकायदा अच्छी तरीके से। तो देखिए, दुनिया भर में करीब 51,000 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जो इस बात का सबूत स्पष्ट करते हैं यहाँ पर कि इस बीमारी से निपटा जा सकता है। चूँकि इसके लिए दवाइयों की खोज अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी सावधानी ही इसका सुरक्षा है। फिर सरकार द्वारा उठाए गए संभावित कदमों को यहाँ पर लिखना होगा। तो सरकार द्वारा संभावित कदम क्या क्या हो सकते हैं? तो अभी तक कोविड-19 के विरुद्ध कोई निश्चित इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराया जा चुका है। इसलिए सरकार की जो प्रतिक्रिया रणनीति निस्संदेह जोखिम के संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक गड़बड़ी और घर के अलगाव जैसी बुनियादी उपायों पर निर्भर करती है। ये प्राकृतिक या मानव जनित बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए बजाय बनाए गए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, मतलब नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिसे NCMC कहा जाता है, के माध्यम से सामाजिक संगठनों, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। फिर एक समर्पित वेब पोर्टल स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें प्रमुख संकेतक, रोग की पहचान संबंधी दिशा निर्देश, जोखिम संचार सामग्री और उपायों की कार्य योजना शामिल किया जा सके। फिर सरकार को अधिक से अधिक अत्याधुनिक उपकरणों से लैस प्रयोगशालाओं को स्थापित करना चाहिए, ताकि व्यक्ति में संक्रमण की पूरी तरह से पुष्टि हो सके। सरकार को आइसोलेशन वार्ड की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, सेपरेशन किट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, मास्क इत्यादि इन सभी की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार द्वारा संचालित सभी हवाई अड्डों, बंदरगाहों पर विदेश से आने वाले सभी व्यक्तियों की जांच करनी चाहिए, ताकि उसके बारे में जो भी यहाँ पर अगर संशय हो तो संशय को वहीं पर निजात किया जा सके।
फिर इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय को ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी करनी चाहिए, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय जारी कर चुका है। तो ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश किया है। फिर इसके साथ साथ हमें ये बताना होगा कि आगे की क्या क्या मतलब गाइडलाइन हो सकती है, आगे और क्या क्या किया जा सकता है। तो देखिए, कोरोना वायरस से बचाव की तैयारी न केवल सरकार का उत्तरदायित्व है, बल्कि सभी संगठनों, संस्थाओं, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों जहां पर भी व्यक्तियों की भीड़ हो सकती है, जहां पर व्यक्ति ज़्यादा नंबर में होते हैं, उनको आकस्मिक और अग्रिम तैयारी के लिए योजनाएं बनाना चाहिए। जैसे कि कोई एमएनसी कंपनी है, वहां पर कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम की एडवाइस दिया जा सकता है कि आप घर से ही काम करें। फिर इसके बाद बड़े पैमानों पर व्यवहार परिवर्तन एवं एक सफल प्रतिक्रिया की आधारशिला होती है। इसके लिए उचित जोखिम उपायों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति एक नवीन एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। फिर सही जानकारी ही बचाव का विकल्प हो सकता है, इसलिए सरकार सामाजिक संगठनों तथा लोगों को सही दिशा निर्देश का प्रसार करें ताकि उसके द्वारा बचा जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश किया कि कोविड-19 वायरस क्या है, मतलब कोरोना वायरस क्या है, इसके लक्षणों पर चर्चा करते हुए मैंने ये सारी के सारे संभावित विकल्प क्या क्या हो सकते हैं वो सारा मैंने समझाने की कोशिश किया है। हालांकि इसके साथ साथ गवर्नमेंट के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आप इन एडवाइजरीज़ की स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से स्प्रेड हो सके। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश में भी शेयर किया है और हिंदी में भी शेयर किया है। इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए कंफर्टेबल होगा और हिंदी पढ़ने वालों के लिए भी कंफर्टेबल होगा, क्योंकि इन सारी बीमारियों का जो उपाय है वह एक जनसंपर्क के द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया कि किस प्रकार से आंसर की मतलब मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग के कंटेंट किस प्रकार से बनाए जाते हैं। ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य हमारे यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसे आप देखने के लिए आप हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है विजडम हब स्टडी। वहां से जाकर के आप इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पर मेरा एक पेज है जिसका नाम है अंकित सिंह अनअकैडमी, उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। आपको वहां पर दिन भर में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट करंट अफेयर्स होते हैं वो पोस्ट की जाती है, आंसर राइटिंग पोस्ट की जाती है वहाँ पर, ताकि आपको मदद हो सके कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग की जाती है। अनअकैडमी पर मेरे द्वारा 300 से ज़्यादा वीडियोस बनाए गए हैं, 29 कोर्सेज डिजाइन की गई है, जो कि आपको ज़्यादा फायदेमंद पहुंचा सकती है। उसका लिंक आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, आप इसे जाकर के देख सकते हैं। विजडम हब स्टडी चैनल पर ही मेरे द्वारा यूपीएससी 2020 करंट अफेयर प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज बनाई गई है, जिसमें 50 से ज़्यादा वीडियोस हैं। आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाएगा। ये सारे वीडियोस यूपीएससी के साथ साथ एमपीपीएससी में भी और जो भी अन्य एग्जामिनेशन होते हैं उसमें फायदेमंद पहुंचाएगा। दोस्तों, ये जो आपका एमपी एक परिचय नाम से जो कोर्स मैं चला रहा हूँ, इसमें आप प्रतिदिन इस वीडियो को शाम को 6 से 6:30 बजे के मध्य प्राप्त कर सकते हैं हमारे विजडम हब स्टडी चैनल पर। जिसके लिए आपको करना है बस ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ 6 से 6:30 बजे के मध्य आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत ही इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसे अपने पास ही ना रखें, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जहाँ भी जरूरत पड़े आपको जो भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके साथ कि 24 घंटे के अंतर्गत रिप्लाई दें और आपको संतुष्ट करें। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।